दोस्तों आज हम स्टडी करने वाले हैं कि अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से आप 1,50,000 जो है कैसे कम कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे आपकी जो इनकम है या ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख है, उसमें से 1,50,000 अगर आपको कम करनी है तो उसको कैसे कम किया जा सके, उसमें से आपको कहां-कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, so दोस्तों I welcome you all on CA grounds and I make video on accounting, finance and other tax related contents. So दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग की अपने 1,50,000 को जो है कैसे कम किया जा सके। So there are certain payments की जिससे आपका जो 1,50,000 का जो पेमेंट्स है और वो कम हो सके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, इसको आप अंडर सेक्शन 80C भी कहते हैं। जैसे मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और इसमें हर किसी को जो है 31 मार्च से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जो है करनी होती है सो दैट कि उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो सके, क्योंकि अगर आप 31 मार्च 2022 से पहले इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये पेमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप अप्रैल में करेंगे तो वो आपको अगले साल के लिए मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको 80C के अंदर जो है 31 मार्च 2022 से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट में जो कर दें। ठीक है, अगर आप 80C की जो ये जो आपकी डिडक्शंस है ये कौन कौन ले सकता है, एक इंडिविजुअल होता है या सैलरीड एम्प्लॉय होता है वो ले सकता है, और एचयूएफ भी होता है, क्योंकि जिसके पास एचयूएफ भी होता है साथ में, इसको हम अलग से टॉपिक में कवर करेंगे। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें कि कर्ता होता है फैमिली का, पूरी ज्वाइंट फैमिली होती है। तो एक तो वो खुद की जो है 1,50,000 का बेनिफिट ले सकता है और एक एचयूएफ का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका 1,50,000 का जो ये ग्रॉस टोटल इनकम है वो कैसे कम होगा। सो कोशिश कीजिए कि आपको इस पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट्स है उसमें आप 1,50,000 जो है या डिफरेंट टाइप में लगा दीजिए, लेकिन आपको मैक्सिमम जो है 1,50,000 का ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी जो है 50,000, तो आपको जो एग्जम्पशन है और सॉरी डिडक्शंस है 1,50,000 की नहीं मिलेगी बल्कि 50,000 की मिलेगी, बिकॉज आप ऐसा नहीं कि 1 लाख का आप जो है गवर्नमेंट से क्लेम करोगे। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 50,000 है तो आपको आपकी जो डिडक्शन होगी वो भी 50,000 की, जाए आपने उसमें 1,50,000 इन्वेस्टमेंट जो है कर रखा है। यही इसमें पॉइंट जो है नोट करने वाला है। तो आप ये देखिए, अगर आपने कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ आप समझे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पेमेंट टू एलआईसी प्रीमियम, ऐसी कोई प्रीमियम की पेमेंट्स जो आपने अपने बच्चे के लिए, सेल्फ के लिए या वाइफ के लिए कर रखी है ड्यूरिंग द ईयर, हम अभी बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक आप जो भी पेमेंट करोगे उसका आपको जो 31 जुलाई में आपको रिटर्न भरी जानी है उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं यहां पे और एचयूएफ की बात कर रहा हूं। एनी अमाउंट पेड टू द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसी कोई आपने प्रीमियम की पॉलिसी ले रखी है और उसके लिए आपको जो है जितना भी अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आपने 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है, आई मीन सम एश्योर्ड अगर उसका 1 लाख है तो आपको उसका सिर्फ 10% मिलेगा। उसका 10% का प्रीमियम का अमाउंट जो है आप उसको मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है उनको 20% मिलेगा। तो आप ये लेके चलिए कि मैक्सिमम आपको जो है 10% आपको सम एश्योर्ड का मिलेगा, चाहे आपका प्रीमियम ज्यादा ही है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रीमियम का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 1 आप यहां पे देख सकते हैं प्रिंसिपल डिडक्शन कितनी होगी, मैक्सिमम 1,50,000 होगी, क्योंकि इस 150 लाख के अंदर आप कुछ भी जो है कर सकते हैं, वो सारा का सारा काउंट जो है कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, लाइफ इंश्योरेंस जो है पॉलिसी ले रखी हो आपने, ऐसा कोई अमाउंट जो आपने 1,50,000 का पीपीएफ अकाउंट में डाल रखा है, क्योंकि हर बैंक खोलता है, हर जो है इंश्योरेंस कंपनी में सबकी जगह आपको ये आजकल अकाउंट खोल, आप बैंक में जाइए पता करिए, आपको वहां पे सारी बेनिफिट में है, ये आई मीन जो फैसिलिटी है मिलने वाली है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, ओके, जो भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो 1,50,000 इसमें भी डाल दोगे तो पूरा 1,50,000 का लिमिट है, इसमें मैक्सिमम 1,50,000 डाल सकते हैं। अगर आपने पीपीएफ में 1,50,000 डाल दिया तो आपको ये मिल जाएगा बेनिफिट्स। ठीक है,
अच्छा, एक और पॉइंट अगर आता है, जैसे कोई आपने भी घर लिया है, अभी 1 अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2021 के बाद की बात हो रही है, और 31 मार्च, क्योंकि आपको जो है गवर्नमेंट को ये हिसाब किताब देना होता है कि आपने अप्रैल 2021 से लेके या 2 मार्च 2022 तक आपने क्या किया, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होते हैं उसको सारा का सारा आपको बिग पेपर में नोट कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपको जो है अननेसेसरी, जो गवर्नमेंट ने अगर आपको बेनिफिट दे रखे हैं तो आपका क्यों आप उसका बेनिफिट नहीं लेते हो, क्योंकि आपको उनको उसके बेनिफिट लेने चाहिए। और इसमें से अगर आपका कोई भी ऑप्शन आता है तो आप उसको अडॉप्ट करिए, और अपने टैक्स लायबिलिटी जो है, चाहे आपका कंपनी में टीडीएस काटा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको भाई आप इनको ये चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कंपनी आपका टीडीएस काटेगी, क्योंकि उनके पास वो राइट्स हैं, एम्प्लॉयर के पास वो राइट्स हैं कि वो आपका टीडीएस है काटना ही काटना है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को अपनी जो है डिटेल भेजनी है सारी की सारी। तो ये सारे जो अकाउंट्स के पर्सन हैं वो प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट से और या बैंक से या एलआईसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जो जिससे भी अगर आपने हाउसिंग अगर लो, क्योंकि आपको पता है एलआईसी हाउसिंग लोन भी है उनका, वो देते हैं कहीं से भी, अगर आपने अप्रूव्ड वाले इंस्टीट्यूट से अगर आपने लिया है तो आपको उस अमाउंट का जो है, अगर आपने 1.5 लाख अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन की, मैं यहाँ पे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की बात, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट का जो सेक्शन है वो दूसरे में आता है, हम इसको डिटेल में बात करें, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे के सारे जो चीजें जो कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो अभी हम इसको सिर्फ एक जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने भी आपने जैसे आपका महीने में भाई आपका 50,000 का किस्त जा रहा है, ठीक है, उसमें से स्टार्टिंग में आपको पता है कि भाई 40,000 का तो आपका प्रिंसिपल तो नहीं जाता, इंटरेस्ट पार्ट होता है स्टार्टिंग में, जो 10,000 का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो दूसरे सेक्शन में आएगा, जो 40,000 जो प्रिंसिपल होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। तो 40,000 का एग्जम्पशन जो है आप इसको 150 के अंदर ले सकते हैं, इस डिडक्शन में काउंट कर सकते हैं, जिसको हम एटीसी कहते हैं, ठीक है। ट्यूशन फीस, भाई आपका बच्चा स्कूल पढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपका फीस जा ही रहा है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट तो है नहीं कि भाई आपको फ्री में पढ़ा रहे होंगे बच्चों को आपको, ठीक है। चाहे वो आपके भी स्कूल की फीस हो या फिर कॉलेज की फीस हो, लेकिन कंडीशन ये है कि बच्चा फुल टाइम में स्कूल जाता हो, ठीक है। और उसके बाद बात आती है कि भाई उसमें सिर्फ देखो, जैसे उसमें आपको स्लिप आती होगी बच्चे की फीस की, जब जमा करा के आते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आपको यही आपको बिल्डिंग फंड हो गया, भाई लाइब्रेरी फंड हो गया, उसके बाद हो गया ये ग्राउंड फंड और प्ले ग्राउंड फंड हो गया, फलाना जो वट एवर यू वांट टू सी, आपको देखिएगा कि वहां पे अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। तो वहां पे आपको सिर्फ ट्यूशन फीस की बात हो रही है, यहाँ पे बाकी सारे फंड की बात नहीं हो रही, क्योंकि आपने डोनेशन दे दिए स्कूल को आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो उनका बिजनेस है, वो तो उसके बेस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद टर्म डिपॉजिट, जैसे भी आपने कोई एफडी का अमाउंट जो जमा करा दिया बैंक में, अब इसकी कंडीशन याद ये रखनी है कि आपने जो एफडी है वो आपने 5 साल या 5 साल के ऊपर की करवाई हो, क्योंकि अगर आप 5 साल से नीचे करें तो उसको आपको एटीसी के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मेक योर एफडी मोर देन 5 ईयर, so that you will get the benefits of this section ATC of 1,50,000, ठीक है। उसके बाद ये इसमें से बैंक में हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये पोस्ट ऑफिस की भी देख लीजिए आप, इसमें पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपने कोई टर्म डिपॉजिट करा रखा है या फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, लेकिन इसकी कंडीशन भी यही है कि अगर आपने 5 साल के नीचे का करवाया तो आपको एटीसी का रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको इसको कम से कम 5 साल के लिए आपको एफडी जो है करवानी होगी, तो जाके आप इसको बेनिफिट मिल पाएगा। अब नाबार्ड के बॉन्ड होते हैं, हम इसको मैंने आपको बताया ना कि आपको इसमें डिटेल में हम एक एक इसका चीज का डिटेल में क्या इसकी कंडीशन है, क्योंकि आपको इतना थोड़ी है कि भाई आपने 5 साल आपने लिख दिया, वो उसका पूरा टाइम जो पूरा हो गया, मतलब कि आपको सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर आ गई, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको सब चीज आपको बता पाऊं, क्योंकि इनके बहुत सारे क्या है सेक्शन दे रखे हैं कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, कंडीशंस है, आपको ये सेटिस्फाई करनी है। तो सिमिलरली हम नाबार्ड के कुछ बॉन्ड्स होते हैं, जो एनएससी की अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में, आपको जो बॉन्ड मिलते हैं वो आपने खरीद लिए, तो सर आपको उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, आप उसमें भी एटीसी के अंदर जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम आती है, अगर पैसा आपने उसमें डाल रखा है तो भी आपको एटीसी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। उसके बाद आपने ऐसा कोई अमाउंट
जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए दे रखा है वो भी आपको मिलेगा। इसमें टीयर 1 और टीयर 2 की मैं अगर बात करूं तो उसमें 80 CCOD के अंदर आता है, ये मैं भी आपको बात करता हूं थोड़ी देर में। अब एक चीज और है, सेक्शन 80C भी इसी के अंदर कवर होता है। इसमें नोटिस बात करने वाली ये है कि आपको 80C, 80CCC और 80CCD1 ये सब तीनों का मिला के 1,50,000 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा सर कि आप जो है 1,50,000 जो है 80C का ले लो, 1,50,000 CCC का ले लो, 80CCD का 1,50,000 नहीं होगा। इन तीनों का मिला के आपको 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। आपको इसको नोटिस कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए बुक में या नोटबुक में। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको स्किप नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का माइंड इतना लंबा चौड़ा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा तो नहीं होता कि हर चीज को उसको कैपेसिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज को अपनी उसको, इसीलिए इसको नोटबुक में नोट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। ऐसा कोई अमाउंट जो कि पेंशन के लिए दिया गया है, आपको पता है एन्युटी, आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी आप इंश्योरेंस पर्सन से आप मिलिए, वो आपको बताएगा कि ये मेरे पास एन्युटी का है, जिसमें क्या होता है कि आपको 5 साल तक 5-5 लाख रुपए देना होता है। वो आपके साथ जो है एक पेंशन स्कीम स्टार्ट कर देते, तो उसके 60 के बाद की भी आपको इतनी पेंशन मिलेगी। जब आप किसी जो है एडवाइजर से मिलेंगे, इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलोगे, he will let you know the exact where the scheme is that, ओके। उसमें एन्युटी जैसे होता है कि अपने 5 साल के लिए आपको 5-5 लाख रुपए देना, उसके बाद 60 के बाद आपको भी इतने 20,000 की या 15,000 की पेंशन लग जाएगी। अगर आप ऐसा अमाउंट भी अगर दिया जा रहा है तो भी आपको इसको 1,50,000 की जो है डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर आपने पूरा पैसा यहां भी डाल दिया 1,50,000 में, तो भी आपको पेंशन में ही डाल दिया आपने पूरा, तो भी आपको 1,50,000 की जो है डिडक्शन मिलने वाली है, ठीक है। LIC के पास भी एन्युटी प्लान्स हैं, ठीक है। इसी तरह अदर इंश्योरेंस कंपनी के पास भी ये प्लान्स हैं। तो अब जब आप एक डिस्कस करेंगे किसी एडवाइजर के साथ में, तो वो आपको पूरा गाइड करेगा कि सर आपको 80C का इसमें, ये 80CCC का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 80CCD की, तो इसमें जो है आपको पता है गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय की पेंशन, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय की पेंशन जो है 1/1/2004 के बाद बंद कर दी है। उसके बाद जो गवर्नमेंट है एक NPS जो है स्कीम लेके आई हुई है, ठीक है, और इसको अटल पेंशन योजना भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, ओके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एम्प्लॉय को हायर कर रखा है या किसी अदर एम्प्लॉयर ने हायर कर रखा है SSC को, और उसमें जो है सेंट्रल कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान जिसमें कि आपका अमाउंट जो है जा रहा है, क्योंकि यार जब रिटायर होगा बंदा 60 साल की, उसमें कुछ तो मिलेगा उसको। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई देखो पेंशन बंद कर दी, 1/1/2004 के बाद जो है पेंशन बंद कर दी है। अब वो क्वेश्चन ये आता है कि जब रिटायर होगा उसको क्या मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप में से कुछ पैसा जो है आप डाल सकते हो, पेंशन फंड में आप डाल सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट जो है लेके आई NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ऐसा कोई अमाउंट जो कि NPS में डाल रखा है, तो उसका बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिलेगा, लेकिन उसका सर्टेन अमाउंट है कि आप कम जो है ज्यादा से ज्यादा आप इतना का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस 80CCD1 की अगर मैं बात करूं, वो ही सिर्फ इसके अंदर आएगा 80C के अंदर, ये सिर्फ 80CCD1 आएगा। वहां कहीं पे आप जो है नोट कर लीजिए। 80CCD2 की अगर मैं बात करूं वो इसके अंदर नहीं आएगा, और 80CCD1B की अगर मैं बात करूं वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। वो हमें डिफरेंट सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे कि उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। अब 80CCD के अंदर जो है आपको ऐसा कोई अमाउंट जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है, और उसमें से आपने अमाउंट जो है डाल रहे हो, आप हर महीने जो है पैसा सैलरी में से आपको पता है कि डाला जाता है, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी आपकी ग्रॉस सैलरी पूरी की पूरी मिल जाएगी। आपको एक सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, एक नेट सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी के बाद जो चीजें कट जाती हैं वो आपको नेट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, क्योंकि जो भी लोग नौकरी करते हैं उनको ये सब चीजें पता है, ठीक है। तो अभी उसमें से मैक्सिमम जो है आप जो है 10% का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको 10% उसमें से जो है ये माना जाएगा कि आपने
80C के अंदर जो है डाला हुआ, अगर क्योंकि भाई 10 लाख होगा तो उसका 10% कितना हुआ 1 लाख। ठीक है, अब इस सैलरी का मीनिंग में क्या क्या आता है ये मैं आपको बताऊंगा, बट टोटल सैलरी आप ले लीजिए कि भाई अगर आपकी सैलरी अगर 10 लाख है पूरे साल में, तो उसका सिर्फ 1 लाख रुपए जो है आप 80CCD के में बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है तो आप जो है 1.5 लाख का पूरा बेनिफिट जो है इसके अंदर 80CCD के अंदर ले सकते हैं, 80CCD 1 का बेनिफिट ले सकते हैं। और 80CCD का अगर मैं बात करूं, लेट्स से अगर सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तो आप उसको 20% का बेनिफिट ले सकता है। अब 80CCD 1B की बात है मैं डिफरेंट सेक्शन में करूंगा, क्योंकि अगर इसमें क्योंकि इसके अंदर बात हम सिर्फ यहाँ पे 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें अगर मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं आएगी जितना मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, और इसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। I would love to reply as soon as. So thank you so much and have a great day. Thank you. Welcome.